नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अंधेरे बंद कमरे का उपन्यास का भाग 1 जो मोहन राकेश जी द्वारा लिखा गया है। 9 साल में चेहरे काफ़ी बदल जाते हैं और कोई कोई चेहरा तो इतना बदल जाता है कि पहले के चेहरे के साथ उनकी कोई सामान्यता नहीं रहती। मैं 9 साल बाद दिल्ली आया तो मुझे भी कुछ ऐसा ही महसूस हुआ जैसे मेरे लिए यह बिल्कुल नया और अपरिचित शहर हो। जिन लोगों के साथ कभी रोज मेरा उठना बैठना था उनमें से कई तो अब बिल्कुल ही नहीं पहचाने जाते थे। उनके नैन नस्क वही थे मगर उनके चेहरे के आसपास की हवा बिल्कुल और ही हो गई थी। हम लोग कभी आमने सामने पड़ जाते तो हल्की सी हलो हलो के बाद एक दूसरे के पास से निकल जाते थे और हेलो कहने में भी केवल होंठ हिलते थे, शब्द बाहर नहीं आते थे। कई बार तो मुझे लगता कि शायद मेरे चेहरे की हवा भी इस बीच इतनी बदल गई है कि परिचय का सूत्र फिर से जोड़ने में मेरी तरह दूसरों को भी कठिनाइयों का अनुभव होता होगा। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी थे जो काफ़ी खुलकर मिले, जिनसे काफ़ी खुलकर बातें हुई, मगर उनके पास बैठकर मुझे महसूस होता कि हम लोगों के बीच कहीं एक लकीर है, बहुत पतली सी लकीर जिसे हम चाहकर भी पार नहीं कर पाते और इसके इधर उधर से हाथ बढ़ाकर ही आपस में मिल लेते हैं। कहाँ क्या बदल गया यह ठीक से मेरी समझ में नहीं आता था, क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे थे कि उनके चेहरे के मोहरों में ज़रा भी फर्क नहीं आया था। मेरे बाल कलपटियों के पास से सफ़ेद होने लगे थे, मगर उनके बाल अब भी उतने ही काले थे जितने 9 साल पहले। यहाँ तक कि कभी कभी मुझे तो शक भी होता था कि वे सिर पर खिजाब तो नहीं लगा रखे, मगर उनके गालों की चमक वैसे ही थी और उनके ठहाकों की आवाज़ भी उसी तरह गूंजती थी। इसीलिए मुझे मजबूरन सोचना पड़ता है कि खिजाब वाली बात भी गलत ही होनी चाहिए। फिर भी कई क्षण ऐसे आते थे जब परिचित चेहरे मुझे बहुत ही अपरिचित और बेगाने प्रतीत होते थे। हरवंश को 9 साल बाद मैंने पहली बार देखा। उसका चेहरा मुझे और चेहरों के बनिस्बत कहीं ज़्यादा बदला हुआ लगा। उसके गालों का मांस कुछ थलथला सा गया था, जिससे वह अपनी उम्र से काफ़ी बड़ा लगने लगा था। उसे देखते ही पहला विचार मेरे दिमाग में यह आया कि क्या अब मैं भी उतना ही बड़ा लगने लगा हूँ। उसके सिर के बाल काफ़ी उड़ गए थे, जिसे उसे देखते ही सिल्वर स्क्रीन के विज्ञापन की याद आती थी। मैं उस समय सिंधिया हाउस के स्टॉप पर बस से उतरा था और कॉफ़ी की एक प्याले पीने के इरादे से कॉफ़ी हाउस की तरफ जा ही रहा था। तभी पीछे से अपना नाम सुनकर मैं बहुत चौंक गया। पीछे मुड़कर देखा तो हरबंस पर नजर पड़ी। मैं और भी चौंक गया। मुझे ज़रा भी आशा नहीं थी कि इस बार दिल्ली में उससे मुलाकात होगी। मैं 9 साल पहले जब यहाँ से गया था तब से मेरे लिए वह विदेशी था। मैं सोचता था मेरे एक और दोस्त की तरह जिसने पोलैंड की एक विधवा से शादी करके वहीं घर बसा लिया है, वह भी शायद बाहर ही कहीं बस बसा गया होगा। जाने से पहले वह कहता भी यही था कि वह लौट कर इस देश में कभी नहीं आएगा। हरबंस तुम। मैं ठिठक कर उसके लंबे डिलडॉल को देखता रहा। वह दोनों हाथों में दो एक पैकेट संभालते बहुत उतावली से मेरी तरफ आ रहा था। उसकी चाल में वही पुरानी लचक थी जिसे मुझे उसका बदला हुआ चेहरा भी उस समय बदला हुआ नहीं लगा। मैंने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया तो उसने मेरा हाथ नहीं पकड़ा। अपनी पैकेट वाली बाँह मेरे कंधे पर रखकर मुझे अपने साथ सटा लिया। अरे तुम यहाँ कैसे मधुसूदन, उसने कहा। मैं तो समझा था कि तुम अब बिल्कुल अखबार निवासी हो गए हो और दिल्ली में तुम्हारा बिल्कुल आना जाना ही नहीं होता। 3 साल में आज तुम्हें पहली बार तुम्हें यहाँ देख रहा हूँ। हम लोग जनपद के चौराहे पर खड़े थे और मैं बत्ती के रंग बदलने की राह देख रहा था। बत्ती का रंग बदलते ही मैंने उसकी बाँह पर हाथ रखकर कहा, चलो पहले सड़क पार कर लो। मेरा यह सुझाव उसे अच्छा नहीं लगा, मगर उसने चुपचाप मेरे साथ सड़क पार कर ली। सड़क पार करते हुए रुक गया, जैसे कि अपनी सीमा से बहुत आगे चला गया हो। मैं एक तरह से 9 साल बाद यहाँ आया हूँ, मैंने कहा। बीच में 2-4 बार एक दिन के लिए आया था, मगर वह मेरे लिए ना तो आने के बराबर था। मगर मुझे लगा कि उसने मेरी बात की तरफ ध्यान नहीं दिया। उसकी आंखें मेरे कंधों के ऊपर से सड़क के पार किसी चीज़ को खोज रही थी। तुम बाहर से कब आए हो, मैंने पूछा। मैंने तो सोचा था कि तुम अब बाकी ज़िंदगी लंदन या पेरिस में ही कहीं काट दोगे। जाने से पहले तुम्हारा इरादा भी यही था। यह कहते हुए उसने मुझे सहसा नीलिमा के नाम लिखे उसके पत्रों की याद आ गई और मेरा मन एक विचित्र उत्सुकता से भर गया। मुझे आए 3 साल हो गए, वह उसी तरह मोटर और बसों की भीड़ में कुछ खोजता हुआ बोला। बल्कि यह चौथा साल जा रहा है। मुझे किसी ने बताया था कि तुम लखनऊ के किसी दैनिक में हो। दैनिक का नाम भी उसने बताया था। मैं एक आध बार सोचा भी कि तुम्हें चिट्ठी लिखूं, मगर ऐसे ही आलस में बात रह गई। तुम जानते हो चिट्ठी लिखने के मामले में मैं कितना आलसी हूँ। मुझे फिर उन दिनों की याद हो आई जब वह अभी बाहर ही गया था। उन दिनों भी क्या वह चिट्ठियाँ लिखने के बारे में
ऐसी बात कह सकता था? मेरे होठों पर मुस्कुराहट की एक हल्की सी लकीर आ गई और मैंने कहा, हो सकता है। वह थोड़ा इससे सकपका गया। सहसा उसके हाथ इस तरह हिले जैसे अपनी खोई हुई चीज उसे भीड़ में नजर आ गई हो, मगर दूसरे ही क्षण उसके कंधे ढीले हो गए और उसके चेहरे पर निराशा की लहर खिंच गई। तुम किसी को ढूंढ रहे हो? मैंने पूछा। नहीं, देख रहा हूँ कि कोई स्कूटी मिल जाए तो तुम्हें अपने घर ले चलूँ। उसका यह सोच लेना कि मुझे साथ घर ले जाने के लिए उसका मुझसे पूछना ज़रूरी नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने तुरंत ही मन में निश्चय कर लिया कि मैं उसके साथ नहीं जाऊंगा। आज हमारे यहाँ कुछ लोग खाने पर आ रहे हैं, इसलिए मेरा जल्दी घर पहुँचना ज़रूरी है। वह बोला, नीलिमा तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी। अभी 8 ही 10 दिन हुए हैं जब हम लोग तुम्हारी बातें कर रहे थे। मैं उससे कह रहा था कि जीवन भागड़ की तरह यह आदमी भी जिंदगी के दलदल में फंस कर रह गया। घर चलो तो वहाँ तुम्हें एक नया व्यक्ति भी मिलेगा जिससे मिलकर तुम्हें बहुत खुशी होगी। नया व्यक्ति? हमारा लड़का अरुण, अब वह 3 साल का होने जा रहा है। एक बार तुम्हें पहचान लेगा तो फिर तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। आओ उधर स्कूटी स्टैंड पर चलते हैं, यहाँ पर खड़े खड़े कोई स्कूटी नहीं मिलेगी। मैं इस समय तुम्हारे साथ नहीं चल सकूंगा। मैंने कहा, फिर किसी दिन चलूंगा, या तो तुम मुझे घर का पता दे दो, मैं अपने आप किसी दिन पहुंच जाऊंगा। तुम्हारे यहाँ आने में मुझे कोई तकल्लुफ तो नहीं। फिर किसी दिन खा खाओगे। वह थोड़ा सा खिस गया। कल परसों जाकर लखनऊ से चिट्ठी लिख दोगे कि मुझे अफसोस है कि मैं तुमसे मिलने नहीं आ सका, और हो सकता है चिट्ठी भी ना लिखो। नहीं, अब इस तरह का मौका नहीं आ सकता। मैंने कहा, मैं लखनऊ छोड़कर दिल्ली आ गया हूँ। क्या आश्चर्य से उसके हाथ का पैकेट गिरने को हो गया, जिससे उसने किसी तरह संभाल लिया। तुम लखनऊ से नौकरी छोड़कर आ गए हो? हाँ, कब से? वहाँ से रिलीव हुए मुझे 10 दिन हो गए हैं। पिछले मंगल से मैंने यहाँ न्यू हंड्रेड में ज्वाइन कर लिया है। अब दूसरा मंगलवार है। सच? हाँ, सच नहीं तो क्या। यह सुनकर तो नीलिमा बहुत ही खुश होगी। उसने दोनों पैकेट एक हाथ में लेकर दूसरे हाथ से मेरी बाँह पकड़ लिया। इस वक्त तो तुम्हें हर हालत में मेरे घर चलना ही है। नीलिमा को पता चलेगा कि तुम दिल्ली आए हो और फिर भी मेरे साथ घर नहीं आए तो वह कितना बुरा मानेगी। चलो। नहीं, इस वक्त नहीं, मैं सचमुच नहीं चल सकूंगा। मैंने अपनी बाँह उसके हाथ से छुड़ाते हुए कहा। अभी मैं बस से उतरा ही हूँ और पहले कॉफ़ी की एक प्याली पीना चाहता हूँ, और कॉफ़ी हाउस में मैंने किसी से मिलने के लिए भी कह रखा है। ऐसा कौन आदमी है जिससे मिलना इतना ज़रूरी है? एक आदमी। मैंने कहा, तुम उसे नहीं जानते। मुझे अपने आप पर गुस्सा आया कि मैंने फट से किसी का भी नाम क्यों नहीं ले लिया। झूठ बोलने के वक्त जाने जवान को कुछ जकड़ क्यों हो जाती है, जिससे झूठ बोलने का सारा मजाक किरकिरा हो जाता है और दूसरों को फौरन पता चल जाता है कि बात झूठ कही गई है। तो चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। वह बोला, कॉफ़ी की एक प्याली पी लो और उस आदमी को जिस किसी तरह टाल दो। घर तुम्हारे मैं अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। मैं सीधा उसके साथ चल जाऊं, मगर अपनी बात मुझे रखनी थी, इसलिए मैंने कहा, अच्छा आओ वहाँ चलकर देख लेते हैं। उसे 6 बजे मिलने की बात थी। वह नहीं मिला तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अपनी तरफ से तो मैं उसके सामने सच्चा रहूंगा कि मैं वक्त पर पहुंच गया था। हरबंस और उसके सारे साहित्यिक और कला के संबंधित ज्ञान की बातें मैं मुंबई में ही भूल आया था। दिल्ली आकर मैं अपने मित्र अरविंद के पास ठहरा था, जो उन दिनों एक हिंदी दैनिक में सहायक संपादक के रूप में काम कर रहा था। अरविंद कसाबपुरा में अपने प्रेस के एक दफ्तरी के साथ रहता था। दफ्तरी जिसे वहाँ ठाकुर साहब कह के पुकारते थे। मुसलमान मोहल्ले में एक टूटे फूटे घर में नीचे की 2 कोठरियाँ पर कब्जा किए हुए था, जिसमें से एक आगे की कोठरी में अरविंद रहता था और पीछे की कोठरी में वह स्वयं अपनी पत्नी और 7-8 साल की लड़की के साथ रहता था। अरविंद खाना भी उसी के यहाँ से खाता था और उसने कुल मिलाकर 75 रुपये महीने देता था। मेरे आने पर 25 रुपये महीना देकर उसने मेरे खाने की व्यवस्था भी अपने साथ ही कर ली थी। दफ्तरी की पत्नी, जिसे हम ठकुराइन भी कहते थे, भाभी बुलाते थे, उसने स्नेह और चाव से हमें खिलाती थी। कभी कभी तो मुझे लगता था कि वह अपने ठाकुर साहब को भी उतना अच्छा खाना नहीं देती जितना अच्छा हमें देती है। अरविंद की जब दिन की ड्यूटी होती थी तो वह दोपहर का खाना साथ दफ्तर लेके जाता था, और जब रात की ड्यूटी होती थी तो ठकुराइन 12-1 बजे आने पर भी उसे खाना गर्म करके ही खिलाती थी। खाना खाते समय अरविंद ठकुराइन से कुछ ना कुछ चुहल करता था। ठकुराइन, तरमाल तो तुम ठाकुर साहब को दे देती हो, हमारे आगे तो रुखा सुखा बच जाता है, वही रख देती हो। वह कहता, अभी तुम तरमाल के लायक हुए कहाँ हो लाला? ठकुराइन हंसकर कहती, अभी तो तुम बच्चे हो, तरमाल खाओगे तो बिगड़ नहीं जाओगे। तुम तो ठकुराइन सारी उम्र हमें बच्चा ही बनाए रखोगी। अरविंद कहता, आखिर हमें किसी तरह बड़े भी तो होना है, हमें भी तो कुछ सिखाया करो। जब खाना खाने लायक हो जाओगे तो मांग कर नहीं खाओगे। ठकुराइन हंसती और पतीली से निकाल कर खा जाया करोगे। जिस दिन इतनी हिम्मत आ जाएगी उस दिन ठकुराइन को पूछोगे नहीं, जहाँ पतली देखोगे वहीं मुंह मारने लगोगे। कहते कहते ठकुराइन को ना जाने क्या लगता कि वह सिर पर कपड़ा ठीक कर लेती,
अपनी मैली धोती के सुराख वह किस तरह ढक लेती। इस तरह कहीं भी मुंह मारेंगे तो जूते नहीं खाएंगे, अरविंद बोला। डरता हो तो उसे तरमाल की बात नहीं करनी चाहिए। क्यों छोटे लाला? मैं हूँ हाँ में उत्तर देकर कमर ओढ़ लेता। ठकुराइन फिर कहती, हमारे छोटे लाला तो बिल्कुल साधु संत आदमी है, इन्हें तो रूखा सूखा भी ना मिले तो इनका पेट भरा रहता है। मेरा तो ख्याल है इन्हें भूखी नहीं लगती। अरविंद मेरे चुटकी काट लेता। क्यों बे, बोलता क्यों नहीं? ठकुराइन ठीक कहती है, मैं कम्बल उतार कर कहता। क्या ठीक कहती है? कि मुझे भूख नहीं लगती। आज सुबह गोभी की सब्जी इतनी अच्छी बनी थी, फिर भी मुझसे 2 ही रोटी खाई गई। धत तेरे की। अरविंद मेरे बालों में उंगलियां उलझाकर मेरे सिर को अच्छी तरह मल देता। तुझे तो गोभी के सिवा कुछ सूझता भी नहीं। मैं चुपचाप रहता। मुझे उस समय कुछ सूझ रहा होता कि कहीं साथ की कोठरी में ठाकुर साहब के खराटे साहसा बंद ना हो जाए और मुंह से कुछ कहते ना कहते मुंह का जायका ही ना बदल जाए। ठकुराइन सिर पर कपड़ा फिर से ठीक करती और आंखों ही आंखों में मुस्कुराती हुई कहती, ये देखने में जितने सीधे लगते हैं असल में उतने हैं नहीं। दुनिया भर के सब माल खाए हुए हैं, बम्बई रह कर आए हैं ना। यहाँ तो सुना है कि भांत भांत के पदार्थ मिलते हैं। अरविंद एक हाथ से मुंह में कौर डालता और दूसरे हाथ से मुझे फिर से गुदगुदाता और कहता, और ठकुराइन हमारी ना सही, तुम इसकी तो कुछ खातिरदारी करो। यह भी क्या कहेगा कि बम्बई के बाद दिल्ली में कुछ ही दिन रहे थे। इनसे कहो, ये कहे तो अपने मुंह से बस एक बार कह दे तो ठकुराइन इनकी खातिरदारी के लिए क्या क्या नहीं करती। रोज कहे तो रोज इन्हें घी की पूड़ियाँ बनाकर खिलाऊं। क्यों बे? अरविंद अपने जूठे ग्लास में हाथ धोकर अपने मुंह पे फेरता हुआ कहता। एक बार कह क्यों नहीं देता? तेरे बहाने हमें भी कभी घी की पूड़ियाँ मिल जाएगी। भाभी को तो तुम ऐसे वैसे मत समझना, इसका दिल गुर्दा बहुत बड़ा है। किससे कह रहे हो लाला? ठकुराइन उसके जूठे बर्तन उठाकर चल देती। अभी तो इन्हें तुम नौकरी की बात ही सोचने दो। नौकरी हो जाएगी तो दुनिया भर के तरमाल भी अपने आप उड़ाने को मिल जाएंगे। अभी इन्हें तुम रूखे सूखे पर ही रहने दो। ठकुराइन जाकर अपनी कोठरी का किवाड़ बंद कर लेती। अरविंद कंबल ओढ़कर लंबा होता हुआ धीरे से कहता, ठकुराइन है रंगीन मिजाज है कि नहीं? हाँ है, मैं घुटे हुए सर में कहता। अब मुझे सोने दो। अच्छा बताओ तुम क्या सोच रहे हो? अरविंद करवट बदलकर मेरे ऊपर को झुक आता। नौकरी की बात सोच रहा हूँ। थत, वह मेरी जांग को मसल देता, जैसे नौकरी की बात सोचने का यही वक्त है। तुम्हें पता होना चाहिए कि बेकार आदमी हर वक्त एक ही बात सोचता है। अच्छा यार एक बात बताओ। उसका स्वर बहुत धीमा और रहस्यपूर्ण हो जाता। अगर ठकुराइन को थोड़ा और टटोला जाए तो तुम्हारा क्या ख्याल है? इसे पटाया जा सकता है? मैं उसे गुस्से में परे धकेल देता। अब तुम सो जाओ और मुझे भी सोने दो। मैं तो समझता हूँ कि बस दाना डालने की बात है। वह सीधा पड़ा पड़ा कहता। अगर ठीक से दाना डाला जाए तो ऐसी कोई बात नहीं कि ठकुराइन ना मान जाए। मुझे नींद आ रही है, इसलिए कम से कम मुझे सो जाने दो, कहकर मैं करवट बदल लेता। लालत है ऐसे नींद पर। अरविंद भी निराश होकर करवट बदल लेता। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बोधे आदमी। और बहुत जल्दी ही उसके कमर से खराटे भरने की आवाज़ सुनाई देने लगती। मैं देर तक जागता हुआ आने वाले कल की बात सोचता रहता। उन दिनों एक एक दिन मेरे लिए बहुत जुगत ब्योर से कट रहा था। मासी गिरावती के दफ्तर में 150-200 की नौकरी मिलने की आशा थी, मगर संपादक महोदय हर रोज चाय कॉफ़ी पिलाकर विदा कर देते और निश्चित बात का कुछ पता नहीं देते। शायद उन्हें भी मेरी तरह किसी और को भी लटका कर रखा था। मैंने अपने मन में तय नहीं कर पा रहे थे कि किसे रखें और किसे मना कर दें। मेरी भी कुछ ऐसी एक कविता उस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, इसलिए वे बात बहुत मुलायम ढंग से करते थे। जितनी देर मैं उनके सामने की कुर्सी पर बैठा था उनसे बात करता था, उतनी देर मुझे यही लगता कि कल नहीं तो परसों वह नौकरी मुझे ज़रूर मिल जाएगी। मगर उनके दफ्तर की सीढ़ियाँ उतरते ही मन में निराशा का भूत सवार हो जाता। बम्बई से आते समय जो 100-125 रुपये जेब में थे वे अब समाप्त होने को थे और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि जेब बिल्कुल खाली हो जाएगी तो एक दिन भी किस तरह काटूंगा। इसलिए ठकुराइन के साथ अरविंद की चुहल से कभी कभी मेरा मन बहुत झुलझा उठता था। नफ्स की भूख से पेट की भूख बड़ी होती है, यह सूत्र उन दिनों मुझे बहुत समर्थक प्रतीत होता था। मुझे गुस्सा आता था कि इतने बड़े सूत्र का अर्थ अरविंद को समझ में क्यों नहीं आता। कोठरी में देर रात को चूहे शोर मचाते। कभी कोई चूहा पैरों की तरफ चींची करता और फिर कंबल के ऊपर से गुजरकर सिर की तरफ आ जाता। अरविंद बिल्कुल निश्चित और बेखटौते खराटे भरता रहता। साथ ही कमरे में कोई कटोरी गिरकर झंझना उठती या ठाकुर साहब की चारपाई चरमराने लगती। फ्रेंड्स, ये मेरा वीडियो का पहला भाग है। दूसरा भाग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।